हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्टार्ट की हुई है। सो हम आज हमारी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखो, एक ना क्वेश्चन आया था, हम कर रहे थे इंश्योरेंस का टॉपिक। इंश्योरेंस में इन्होंने ना एक क्वेश्चन डाला था, ध्यान से पहले उसकी स्टेटमेंट रीड करो। वो क्या कह रहे हैं? इफ़ द ओनर ऑफ शिप फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट द शिप टू बी सी वर्थी एंड इंड्यूसेस एन अंडरराइटर इंश्योर, जो आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, टू इंश्योर द शिप, इट इज़ एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो, अगर देखो, जब आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, अब जो आप एक ओनर हो शिप के, आपने आपकी शिप वॉयज पे जा रही है, उसकी इंश्योरेंस करवानी है। जब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी डिटेल्स देते हो, वो डिटेल्स आप गलत दे रहे हो। यानी आप उनको ये, आपकी शिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई रूट की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, हम बट आप उनको ये कह रहे हो भाई आपकी शिप सी वर्दी है, यानी बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। डिटेल में चलते हैं। देखो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज़रूरी है कि जो इंश्योर्ड पार्टी है, यानी जो इंश्योरेंस करवा रही है, उसे एक्यूरेट और पूरी सच इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या सब्जेक्ट मैटर है जिस पे उन्होंने इंश्योरेंस लेनी है, यानी क्या शिप जा रही है, क्या उसमें चीज़ें जा रही हैं जिसकी उनको इंश्योरेंस चाहिए। अगर इस केस में जो शिप है वो सी वर्दीनेस होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर जो आपका मालिक है, ओनर है, वो इंटेंशनली यानी जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट करता है शिप की कंडीशन को, ताजो डिसीव किया जा सके अंडरराइटर को कि वो आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर दे। कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर आप उसको पहले ही बता दोगे कि भाई ये आपकी शिप ऐसी है, उसकी कंडीशन है, इसके डूबने के चांसेस बहुत है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस कवरेज देगी? इस चीज़ के लिए जब कोई आपका डिसीव करता है, या आप ये कह लो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो फ्रॉडुलेंट बिहेवियर्स में काउंट होता है। यानी ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए कि एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एक और लाइन सुनो। अंडरराइटर कैन ऑब्टेन कैंसलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू टू फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत सिंपल है। देखो, अगर तो आपके फ्रॉडुलेंट एक्ट का, यानी जो आपने फ्रॉड किया है उसको अंडरराइटर को, यानी जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको पता चल गया, तो उसके पास पूरी राइट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो उसको ख़त्म कर सकती है, खारिज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो उसने बहुत साफ साफ लिखा गया है, अगर एक पार्टी इंड्यूस करती है दूसरी पार्टी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे बेस्ड ऑन फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी गलत इंफॉर्मेशन देने के बिहाफ पे, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहती है भाई आप इस गलत चीज़ को सही मान के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, तो जो इनोसेंट पार्टी है, जिसको आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके पास पूरी राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो आपका इस केस में अंडरराइटर, उसके पास पूरी राइट है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। उसका इन शॉर्ट, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट, देखो अकेला ये इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता। मान के चलो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते हैं, उसमें अगर आप फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो जो इनोसेंट पार्टी है उसके पास पूरी राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उन्होंने ना आपको 3 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन दी थी। वो कह रहे थे ये 4 तरीके के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, आप बताओ इनमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कब प्रेजेंट होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ट्रिकी भी आपके साथ के साथ कह सकते हो। देखो, सबसे पहले आती है मैराइन इंश्योरेंस। देखो, मैराइन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी जब नुकसान हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर लॉस हो रहा है, तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मेराइन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो तब एग्जिट करेगा जब लॉस हो रहा है, यानी जब आपको लॉस फेस कर रहे हो, जो जिस सब्जेक्ट, अब लॉस उस सब्जेक्ट मैटर को होगा जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जैसे शिप कह लो या कार्गो कह लो। ठीक है, सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तब होना चाहिए। यानी इन सिंपल वे में बताऊं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को तब एग्जिस्ट करना पड़ेगा जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ। बहुत सिंपल मीनिंग है, यानी जो पॉलिसी होल्डर है उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा जो जिस बंदे की लाइफ पे वो इंश्योरेंस ले रहा है। तीसरा आता है फायर इंश्योरेंस। देखो, फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम,
यानी लॉस के टाइम पे भी और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब, दोनों टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी सिंपल वे में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो दोनों टाइम पे एग्जिस्ट करेगा, जब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और दूसरा जब आपको लॉस या डैमेज फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू फायर। ऑब्वियस बात है, फायर इंश्योरेंस से फायर कवरेज ही करेगी, ठीक है। अब एक और ध्यान से समझो, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ध्यान से सुनो। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट must be present in the object insured at that time when the policy is taken and event has happened। दोनों आगे, जब आप किसी की फायर, कोई भी ऑब्जेक्ट की, यानी जो आपका सब्जेक्ट मैटर उसकी फायर इंश्योरेंस करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, एक तो तब इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा जब आपके काम सब्जेक्ट मैटर को आग लगी, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, तब भी इंटरेस्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट थी। इस यानी उन्होंने फायर इंश्योरेंस से क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा हुआ है, उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, वो कहते थे बताओ कि ये स्टेटमेंट दिस इज ट्रू और फॉल्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। सो फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप इंश्योर करवा रहे हो, जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तब भी होगा, यानी जब आपने पॉलिसी ली है, और तब भी होना चाहिए जब आपकी फायर अकर होगी, यानी आपको लॉस हो गया। सो जो पॉलिसी होल्डर है उसका लीगल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी में जिसके रिगार्डिंग उसने इंश्योरेंस ली है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है जर्नल इंश्योरेंस। देखो जर्नल इंश्योरेंस में जब तक इंश्योरेंस चलेगी तब तक आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए, यानी थ्रू आउट जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे टाइप्स की नॉन लाइफ रिस्क कवर हो जाती हैं, जैसे आपकी मोटर इंश्योरेंस होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगी। सो ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट थ्रू आउट द ड्यूरेशन, जितना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है जो, तब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट थ्रू आउट द पीरियड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ना हम जो बेसिकली हमारा जो मेन क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, इसमें तो हमने बीच में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। हम कर रहे थे अपनी लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस हमने कर ली। अब हम करने जा रहे हैं कुछ आगे रिस्क क्लासिफिकेशन एंड उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखो इंश्योरेंस कंपनी, अब हम करने टॉपिक है हमारा रिस्क क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट का। जो इंश्योरेंस कंपनियां वो असेस करेंगी और क्लासीफाई करेंगे रिस्क को। अब जब उनकी ये रिस्क असेसमेंट और क्लासिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी जिनको पता चलेगा भाई किस हद तक उनको पैसा देना पड़ सकता है, फिर आपके प्रीमियम रेट्स उस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं और आपकी जो कवरेज की टर्म्स है वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अगर मैं आपको रिस्क क्लासिफिकेशन में बताऊं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे एज होगी, जो बंदा पॉलिसी ले रहा है उसकी क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या उसकी हेल्थ कंडीशन है, लाइफस्टाइल कैसा है, क्या उसने पास्ट में कितने इंश्योरेंस क्लेम्स लिए हैं। यानी ये तो मैंने बहुत बेसिक के आपको फैक्टर्स बताए हैं, अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। इंश्योरर ये, अब देखो उसने फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, रिस्क को असेस कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब वो एक्चुएरियल टेक्निक्स को यूज़ करेगा, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाए जाएंगे, यूज़ किए जाएंगे इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, ताकि डिटरमाइन किया जा सके कि भाई क्या पोटेंशियली लॉस हो सकता है कंपनी को, क्या मैग्नीट्यूड होगा रिस्क का राइज होने का, ठीक है। सो जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इसमें अंडरराइटिंग, प्राइसिंग आ गई, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स आ गए, ये सारी इंश्योरेंस को हेल्प करते हैं कि वो एक ना बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाए रखें और अपने पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिमिट करते हैं इंश्योरेबिलिटी रिस्क की, ध्यान से समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो इंश्योरेंस कंपनियां वो अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करती हैं, ऑल्दो मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, जैसे हाई रिस्क ऑक्यूपेशन, यानी जो जॉब जिस पे इंश्योरेंस ली जा रही है वो कई बार बहुत रिस्की होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, हैजार्डियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एक्सट्रीम एज, बहुत एज हो गया वो हो सकता है। ये सारे वो रीजंस हैं जो आपको हेल्प करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि वो डिनाई कर सकते हैं इनके बेसिस पे कवरेज को। एक चीज़ ये होगी, अगर वो डिनाई नहीं करते वो हायर प्रीमियम रेट्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उनका तो बिजनेस है, अगर आपने मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने इंश्योरेंस करवा ली, यानी कंपनी ने इंश्योरेंस एक ऐसे 80+ एज के बंदे की कर दी, आज इंश्योरेंस की 1 वीक बाद उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी को तो बहुत मोटा अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर ऐसे 20 केस निकल गए कंपनी तो लॉस मेकिंग में चल जाएगी।
सो इंश्योरेंस कंपनीज बड़े ध्यान से हर चीज़ को देखती हैं, अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करती हैं। सो बहुत ध्यान से, अगर पहले तो वैसे केसेस को डिनाई कर देते हैं जिनमें चांसेस रिस्क के बहुत ज़्यादा है, अगर वो डिनाई नहीं करते तो उसमें प्रीमियम रेट्स फिर बहुत ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू अगर हम नॉर्मल पॉलिसीज की बात करें। देखो जो इंश्योरेबिलिटी है ऑफन ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का, यानी बहुत सिंपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है जो इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, उसका एक ही चीज़ कहनी है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है ऑनेस्टली और एक्यूरेटली इंश्योरर को। अगर वो कोई भी चीज़ को कंसील करते हैं या मिस रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कारण उनको फ़ायदा और इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डिनाई कर सकती है, यानी वो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम कभी देंगे ही नहीं। ठीक है, आगे आता है री इंश्योरेंस। देखो री इंश्योरेंस वो प्रोसेस है जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां वो ट्रांसफर कर देती है उसके रिस्क का कुछ पोर्शन दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज को, जिन्हें आप ये अब दूसरे इंश्योरर्स होते हैं जिनको आप री इंश्योरर्स कहते हो। बहुत सिंपल सी बात है, मान के चलो, देखो अगर एक कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 10 करोड़ का रिस्क है उसका, उसने थोड़ा सा रिस्क लाइक 5 करोड़ का दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अब जो दूसरी कंपनी, एक आप उसको री इंश्योरर कहोगे, एंड ये पूरा प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस हेल्प करती है इंश्योरेंस कंपनी को कि वो मैनेज कर पाए कि जो उनका लार्ज और कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस होंगे, यानी ये वो लॉसेस हैं जो जिनका एक तो अनसर्टेन से एकदम हो गए और जो इनका एक्सपोजर था, जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा था, तब री इंश्योरेंस की जाती। इससे स्प्रेड हो जाता है रिस्क अक्रॉस मल्टीपल एंटिटीज, यानी एक कंपनी को ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना पड़ता। अब जो री इंश्योरेंस है वो फाइनेंशियल सपोर्ट और एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी इंश्योरेंस को। एक तो इससे क्या होगा, एक तो जो पॉलिसीज है वो अच्छे से अंडररिटन हो जाएंगी विद हायर कवरेज लिमिट्स, और मिटिगेट हो जाएगा जो इम्पैक्ट है सिग्निफिकेंट क्लेम्स का, यानी जो फ्यूचर में पोटेंशियल क्लेम्स पड़ सकते हैं अगर वो बहुत हाई इम्पैक्ट के हैं तो वो पैसिफाई काम हो जाता है। नेक्स्ट आती है अंडर इंश्योरेंस। देखो अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज हमेशा एप्लीकेबल होगा। एवरेज क्लॉज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो एक मतलब वो मतलब नहीं पूछते, वो यही पूछते, देखो डबल इंश्योरेंस होती है, री इंश्योरेंस होती है, अंडर इंश्योरेंस होती है, किस इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। सो अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज हमेशा एप्लीकेबल होता है। अब आगे आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इंश्योरेंस का, IRDA का क्या है, मतलब क्या उसका रोल है। देखो IRDA की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ये है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ध्यान रखती है और रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 ला लो 1999। अब जो इसके की रूल्स और फंक्शंस हैं बड़े सिंपल है। सबसे पहले ये लाइसेंसेस देती है, रेगुलेशंस बनाती है। IRDA का काम ही है लाइसेंस इशू करना, इंश्योरेंस कंपनीज को, ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, इंटरमीडिएट्स को रजिस्टर करना, इंश्योर करना कि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो बनी हुई हैं सभी उनको फॉलो कर रही हैं। इवन जो आपका कंडक्ट है इंश्योरेंस का, यानी इंश्योरेंस कंपनी से किस तरीके से बिहेव करना, किस तरीके से प्रोसीजर्स को कैरी आउट करना है, उसको रेगुलेट करती हैं। उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करती है, और जितने भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हर बंदे के बेस्ट इंटरेस्ट में है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में प्रिवेल कर रहा है, उसको इन्फोर्स करती है, ठीक है। सेकंड मेन काम आता है इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। IRDA सेफगार्ड करती है इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर्स का, और इंश्योर करती है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज को भी फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उनको। बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो उसका काम दोनों को मैनेज करना है, पॉलिसी होल्डर्स को भी और इंश्योरेंस कंपनीज को, दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बंदे को किसी दूसरे की कॉस्ट पे फायदा नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना के चलना है। यानी अगर दोनों अच्छे से चलेंगे तभी इंश्योरेंस सेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, जो अगर किसी आपके पॉलिसी होल्डर को कोई ग्रीवियंस आती है उसका किस तरीके से रिड्रेसल करना, नॉर्म्स इस्टेब्लिश करना पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स के, और क्लेम सेटलमेंट के प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करना, ये सारा काम आपका IRDA का ही है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये पॉलिसीज बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, ताकि जो आपकी फंक्शनिंग है जो इंश्योरेंस सेक्टर की उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके। रेगुलरली रिव्यू किए जाती हैं और अपडेट की जाती हैं पॉलिसीज, ताकि जो अब मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके, कस्टमर की नीड्स नई डेवलप होती है उनको फुलफिल किया जा सके, और रिस्क जो अराइज हो रही हैं अमर्जिंग जो नई टाइप के रिस्क हैं उनको भी केटर किया जा सके। नेक्स्ट आती है मार्केट डेवलपमेंट। देखो IRDA प्रमोट करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर की। अब ऑब्वियस बात है, उसका नाम ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ट्राई करेंगे कि वो इंश्योरेंस सेक्टर को भी ग्रो किया जाए, वो भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इकोनॉमी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। इनोवेशन लाना, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आना, इन्हीं नई नई इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना ताकि इंश्योरेंस कवरेज एक्सपैंड हो, अनडिजर्व्ड एरियाज और सेगमेंट्स को भी इंक्लूसिव लाना इंश्योरेंस के लिए, यानी उनको भी कहना कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसीज लो। ये सारा काम मार्केट डेवलपमेंट के अंदर IRDA करती है। यानी सिंपल वे में बताऊं तो अगर जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो IRDA ने इस्टेब्लिश किया है उसका काम ही ये है स्टेबिलिटी लाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और इंश्योरेंस सेक्टर को फेयर ट्रीटमेंट हर बंदे को देना जो उसमें इन्वॉल्व है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट बना रहेगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज जो भी इंडिया में प्रिवेल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था वो सुनो। इंश्योरर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सॉल्वेंसी मार्जिन एज अ सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। बहुत ध्यान से समझो, नई चीज है। देखो जो सॉल्वेंसी मार्जिन है डेट रेफर्स टू मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट इंश्योरर मस्ट हैव इन रिलेशन टू देयर लायबिलिटी। देखो अगर आप इंश्योरर हो यानी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आपको एक मिनिमम अमाउंट कैपिटल का रखना पड़ेगा अलग पे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपको साइड पे रखना पड़ेगा। अब ये मिनिमम अमाउंट डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा कि भाई आपकी लायबिलिटीज बनती कितनी है, उसके बेसिस पे आपको कुछ पैसा साइड पे रखना पड़ेगा, उसे हम सॉल्वेंसी मार्जिन कहते हैं। इसे डिज़ाइन इसीलिए किया गया कि जो इंश्योरेंस कंपनियां उनके पास सफिशिएंट फंड्स हो, जब भी उनकी ऑब्लिगेशंस अराइज होंगी पॉलिसी होल्डर्स की तरफ तो वो उनको टाइम पे कर सके और वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और फाइनेंशियल डिफिकल्टी से बच सके। यानी जो सॉल्वेंसी मार्जिन है ना, ये एक्ट एज अ बफर, यानी ये बफर है, ये इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा। एक तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, दूसरी इंश्योरर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यानी जो इन पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उनको पता है कि जब हमें अगर लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी टाइम पे। ठीक है, सो इससे एक तो इंश्योरर के पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकते हैं, यानी वो टाइम पे अपने क्लेम्स दे देंगे और जितनी भी उनकी लायबिलिटीज बनती है वो उनको टाइम पे पूरा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंकिंग का। एक ना बैंकिंग का टॉपिक है, वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आया था, पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स फॉर ₹50,000 एंड अबव। देखो अगर मैं आपको एज पर रेगुलेशंस बताऊं जो इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पैन नंबर, जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, अगर उन्होंने 50,000 से ऊपर डिपॉजिट करवाने हैं तो वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये एक पुराने टाइम का क्वेश्चन है, अब तो आपका बैंक अकाउंट ही पैन कार्ड से ओपन होता है। यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यू कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक, चाहे वो नेशनल हो, चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट। ठीक है, सेकेंड, अपॉन डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स एट काउंटर, बैंक कैन इम्पाउंड द नोट एंड इशू अ रिसिप्ट। अगर आप घर में फोटोस्टेट मशीन से नोट निकालोगे, यानी काउंटरफीट नोट है, आपके नकली नोट्स हैं, उनको आप बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हो, यानी इफ बैंक आइडेंटिफाइज अ काउंटरफीट नोट ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन दे आर रिक्वायर्ड टू इम्पाउंड अ नोट एंड इशू अ रिसिप्ट टू द कस्टमर। यानी बैंक उस नोट को इम्पाउंड करके अपने पास रख लेगा और आपको एक रिसिप्ट इशू कर देगा कि भाई आप एक नकली नोट लेके आए हो, और रेस्ट का केस फिर आप जानो और आपका बैंक का जाने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस टेकन दी फॉर्म। अब देखो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, क्या बना उनका, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, किस फॉर्म तक पहुंच गए। सबसे पहला आता है करेंसी क्राइसिस। देखो ये वो सिचुएशन है जहां पे शार्प डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होती है कंट्री की करेंसी, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस इन इकोनॉमी। बहुत सिंपल है, जब आपकी कंट्री की करेंसी या जो आपकी करेंसी की वैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, तब आपकी करेंसी क्राइसिस आ जाएंगे। ये फाइनेंशियल क्राइसिस का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है
बैंकिंग क्राइसिस, यानी बैंकिंग क्राइसिस वो सिचुएशन है जहां पे वाइड स्प्रेड कोलैप्स और इंस्टेबिलिटी आ जाती है बैंकिंग सेक्टर में। यूजली इसमें बैंक फेलियर्स, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स या लॉ कह लो कि बैंकिंग सिस्टम से विश्वास ही उठ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कहने का मतलब बैंकिंग के सिस्टम में क्राइसिस आना, यानी दैट इज कॉल्ड बैंकिंग क्राइसिस। सिस्टम कोलैप्स हो गया, वायरस आ गया, चोरी हो गया काम, सारे आपके बैंक का फेलियर हो गया, पैसा ही नहीं है लोगों का मोड़ने के लिए, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ गई, ये सारा कुछ बैंकिंग क्राइसिस के अंदर आता है। फॉरेन डेट क्राइसिस, ये वो सिचुएशन है जहां पे एक कंट्री अनएबल है, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो मीट कर पाएगी अपनी एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन, जिसके कारण डिफॉल्ट या फेयर फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकते हैं। कहने का मतलब फॉरेन डेट मतलब आपने फॉरेन से पैसा उठाया, अब आप इस पोजीशन पे आ गए हो, वो पैसा ही नहीं आप मोड़ पा रहे हो, इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल तो दूर की बात, इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं आपके पास है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डेट क्राइसिस। यानी जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इन तीन मेजर जो पेपर में कॉमन फॉर्म्स पूछी जाती है उनका ये शेप ले सकते हैं। यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस और फॉरेन डेट क्राइसिस में तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, अब ना जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी का, ऑल्दो ये क्वेश्चन आईसीटी पेपर 1 का है, बट इसको ना बैंकिंग के सिनेरियो में भी पूछा जा सकता है, सो इसको हम दोनों तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैंकिंग टेक्नोलॉजीज में जो स्टार टोपोलॉजी है, ये वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हर एक नोड, यानी जो आपका नोड मीन्स जो आपका डिवाइस होता है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है टू अ सेंट्रल नोड, ऑफन रेफर टू एज अ हब और स्विच थ्रू अ सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। कहने का मतलब क्या, देखो आपका एक सेंट्रल हब है, हर जो आपका डिवाइस यानी जो भी आपका डिवाइस नेटवर्क है वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी बैंक की ब्रांचेज जो CBCS है, यानी मान के चलो जो आपका बैंक अकाउंट है वो, सपोज करो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है, वो आप उसको हर जगह से एक्सेस कर सकते हो, जितने भी उनके ऑल ओवर दी इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड ब्रांचेस है। सो ये सारे ना सारे सेंट्रली कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी। मीन इसका मतलब इतना है कि हर डिवाइस के पास एक अपना ओन डेडिकेटेड कनेक्शन है सेंट्रल नोड से। यानी अगर आपके जितने मान लो इंडिया में 50,000 ब्रांचेस है, वो 50,000 ब्रांचेस सेंट्रली खुद कनेक्टेड है। ठीक है, यानी उनको दूसरी ब्रांच के थ्रू एक्सेस नहीं करना पड़ेगा सेंट्रल सिस्टम को, वो अपने बिहाफ पे अपने डेडिकेटेड चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है डिवाइसेस के बीच में वो नेटवर्क पे होती है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू सेंट्रल नोड। अगर एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना, वो उसको सेंट्रल हब के थ्रू करना पड़ेगा। अगर एक डिवाइस इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है दूसरे डिवाइस को, अब वो पहले सेंट्रल नोड को डाटा सेंड करेगा, फिर वो आके इंटेंडेड जिसके साथ उसमें बात करनी थी उसको वो चीज़ सेंड हो जाएगी। यानी जो सेंट्रल नोड है वो एज अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल कह लो एक्ट करती है, और जो कम्युनिकेशन है डिवाइसेस के बीच में उसको बनाई रखती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है स्टार टोपोलॉजी की बैंकिंग टेक्नोलॉजी में खास करके? सबसे पहले स्केलेबिलिटी, यानी बहुत ईजी है, आप नए डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, अगर कुछ को रिमूव करना चाहते हो आप बड़ी इजीली रिमूव कर सकते हो नेटवर्क से, आपको पूरी कनेक्टिविटी कहीं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी। यानी क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना सेपरेट कनेक्शन है सेंट्रल नोड के साथ, कोई डिस्टर्बेंस का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। फॉल्ट टॉलरेंस, देखो अगर एक डिवाइस का कनेक्शन फेल हो गया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे डिवाइसेस की फंक्शनिंग पे नेटवर्क के, क्योंकि सारे अपने इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं सेंट्रल हब से। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ऑब्वियस बात है, अगर सेंट्रल नोड है तो सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, सो कहीं ना कहीं नेटवर्क का कंट्रोल बना रहेगा। परफॉर्मेंस, हर एक डिवाइस का अपना डेडिकेटेड कनेक्शन है जो एक तो आपको हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, और आपके जो डाटा ट्रांसफर रेट्स हैं ना वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं अगर हम शेयर टोपोलॉजीज के साथ कंपेयर करें तो। उसमें आपको रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है, बस इसमें रिसोर्सेज को शेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक, यानी अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं इंटरनेट बैंकिंग की। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, यानी जो ये ट्रांजैक्शन ये अलाउ करते हैं कि आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, क्या टोटल है, कितना पेंडिंग ट्रांजैक्शंस आपके भी पड़ी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी आप स्टेटमेंट निकलवा सकते हो, समरी मिल जाएगी आपको ट्रांजैक्शंस की जो आपने कुछ स्पेसिफिक पीरियड में किए हैं, यानी 1 ईयर कह लो, 6 मंथ्स कह लो,
1 मंथ कह लो, जितना आपको टाइम चाहिए उतनी आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी जिससे आपके ट्रांजेक्शन की समरी वो निकलवा सकते हो। इसमें आपकी डिटेल्स जैसे कितने डिपॉजिट्स हुए, विड्रॉल्स, ट्रांसफर और जो भी फीस और चार्ज जो बैंक ने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए काटी, वो सारी डिटेल आपको निकल जाती है। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तीसरा मेन आता है फंड ट्रांसफर। देखो इंटरनेट बैंकिंग अलाउ करती है कि आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे, यानी जो मनी ट्रांसफर किया जाता है ये आप अपने अकाउंट्स के बीच में भी कर सकते हो। अगर आपने दूसरे बंदों को पेमेंट देनी है तो उनको भी उनके अकाउंट्स में पैसा डाल सकते हो। ये ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको जस्ट जिसको बंदे को आपने पैसा भेजा उसकी डिटेल्स चाहिए, जैसे उसका अकाउंट नंबर, बैंक का क्या राउटिंग नंबर है और जो अमाउंट आपने भेजना वो आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। सो ये कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन्स हैं जो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती हैं, यानी ये प्लेटफॉर्म्स अब बैंक के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। स्पेसिफिक फीचर और फंक्शनलिटी डिपेंड करता है कि भाई बैंक आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपका इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन है जो बैंक का, वो कितनी आपको डिटेल में सर्विसेज दे रहा है। सो ये चीज़ें बैंक टू बैंक डिपेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो धुनो लाइन सुनो पहले। द measures aimed at elevating the financial stress of borrowers at the bottom of the pyramid and reducing their cost of credit in response to COVID-19 pandemic। बहुत सिंपल था। कोविड-19 पैंडेमिक है, देखो तकरीबन 90% पॉपुलेशन के लोन्स चलते होते हैं। लोन्स की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, किसी का हाउस लोन होगा, कार लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, बहुत सारा होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट कार्ड का से लोन लिया होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी। सो जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जॉब्स बहुत गई थी, मंथली इनकम सभी की बहुत अफेक्ट हुई थी, कई घरों में तो पैसा आना ही बंद हो गया था। सो इस चीज़ को, फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ मेजर्स उठाई गई थी, वो मेजर्स पेपर में पूछी गई हैं। सबसे पहले थी एक जेनरिक लोन मॉरेटोरियम दिया गया था बोरर्स को, यानी ये बेसिकली सिंपल टेम्पररी सस्पेंशन होती है लोन रीपेमेंट्स की, या आप ये भी कह सकते हो एक्सटेंशन है लोन रीपेमेंट डेडलाइंस की, ताकि जो रिलीफ प्रोवाइड की जाए बोरर्स को जब भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी वो फेस करते हैं। कहने का मतलब 6 महीने के लिए लोन मॉरेटोरियम दिया गया था, यानी जो जिनकी ईएमआई जिस टाइप की भी चलती हैं वो 6 महीने अपनी ईएमआई ना पे करें, उनकी जो 6 मंथ्स की ईएमआई जब उनके लोन की लास्ट डेट होगी उसमें 6 मंथ्स और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी एक्सटेंशन मिल गई थी, ठीक है। सो 6 महीने आपका कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूस हो गया था। सेकेंड था 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी जो आप शिशु लोन्स की कैटेगरी है, जो स्मॉल लोन्स हैं जिनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है, जो उस पे ना इंटरेस्ट था उसको रिड्यूस कर दिया गया था 2%, जिससे जो कॉस्ट है क्रेडिट की वो कम हो गई थी। तीसरा, प्रोविजनिंग ऑफ 1500 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AHIDF टू हेल्प इन्वेस्टमेंट इन डेयरिंग मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट। बहुत सिंपल है, 1500 करोड़ की असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से, यानी उनके लिए AHIDF, ताकि जो डायरिंग, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल प्लांट्स को हेल्प की जा सके। यानी ये मेजर का एम ये था कि इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जा सके जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में हुई है, जिसमें आपकी लाइक एक्टिविटीज़ जो डेयरी फार्मिंग, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्रोडक्शन, ये सब कुछ आ जाता है, ताकि जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर पाओ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बनाए रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट ना एक क्वेश्चन आया था मैचिंग का था, ध्यान से सुनो। देखो रिलेशनशिप बैंकिंग में क्या है, इट स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। रिलेशनशिप वर्ड ही डिपिक्ट करता है, यानी अगर आपने अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी है तो यू हैव टू अंडरगो रिलेशनशिप बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग में आप इंगेज करते हो अपने आप को वो बिजनेस में डेट इज ऑफ कैपिटल इशू मैनेजमेंट। इंडिजीनियस बैंकिंग यानी इसमें आप हुंडीज और डिपॉजिट्स को साथ डील करते हो, उनको एक्सेप्ट करते हो। डेवलपमेंट बैंकिंग में आप वाइड करते हो अपना एंटरप्रेन्योरियल बेस और असिस्ट करते हो रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी आपकी इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिडबी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो जो सिडबी है इसे सेटअप किया गया था IDBI की सब्सिडरी, यानी IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मेन था, उसके अंदर एज अ सब्सिडरी सिडबी को स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो ये उन फंक्शंस को टेक ओवर कर सके, लाइक जैसे स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग हो गया। जो सिडबी है ये आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है और उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रमोशन करता है, हेल्प करता है। मेन फोकस एरिया है कि जितनी भी क्रेडिट नीड्स है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की इंडिया में, उनको पूरा किया जा सके।
यानी जो छोटे सेक्टर हैं वो किसी भी तरीके से बैंक से सेपरेट नहीं होने चाहिए, उनको क्रेडिट नीड्स से उनकी पूरी होनी चाहिए। अब कुछ न्यू रिफॉर्म्स थे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आए हैं, वो है सबसे पहले तो डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन। बहुत सिंपल है, इसमें आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हो, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हो ताकि आप बैंकिंग सर्विसेज को और आगे लेके जा सको, एफिशिएंसी बैंकिंग सर्विसेज की बढ़ा सको और कन्वीनियंट और सिक्योर बैंकिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सको। फिर आता है बैंकिंग कंसोलिडेशन, यानी इसमें आप मर्ज करते हो बैंक्स को ताकि लार्जर और स्ट्रॉन्गर एंटिटीज में, देखो छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया जाता है। एम यही है, एफिशिएंसी बढ़े, कैपिटलाइजेशन बढ़े, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो और बैंकिंग सेक्टर में कॉम्पिटिटिव लाई जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हेल्प कर सके। आगे आती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम दैट स्टैंड फॉर MSS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वो मॉनेटरी टूल है जिसे यूज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि जो सरप्लस लिक्विडिटी या फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके। MSS हेल्प करता है एक्सेस लिक्विडिटी को अब्जॉर्व करने के लिए। अब ये तब अराइज होती है जब आपके लार्ज कैपिटल इनफ्लोस हो रही है। अब जब ये होंगे यानी ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ला सकते, इन्फ्लेशन बढ़ा सकते, तो इसको कंट्रोल किया जाता है MSS थ्रू के। मेन ऑब्जेक्टिव MSS का यही है, स्टेबलाइज किया जाए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में। अगर मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊं तो जो MSS है अब्जॉर्ब करती है सरप्लस लिक्विडिटी को जो लार्ज कैपिटल इनफ्लो से अराइज हो रही है। MMS अब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू, अब किस तरीके से सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल, यानी जब जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज निकालेंगी बिल्कुल सिक्योर है, हर बंदा चाहता है मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, यानी वो सारा अपना पैसा उसमें खरीद लेंगे, उनमें इन्वेस्ट करने की, तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो सरप्लस लिक्विडिटी है जो MSS अकाउंट में है उनको हेल्ड किया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है। सो अब ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे अब ना एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने ना आपको चीज़ें दी थी, वो कह रहे थे इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो कि जिस जिस डेट के जो जो ये अब एक्ट्स हैं, ये कॉर्पोरेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई हैं, उनको एज उनका जो ईयर का ऑर्डर उसमें आपको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले आता है UTI, डेट स्टैंड्स फॉर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। थोड़ा सा इसका मतलब समझो, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो जो UTI है इसका प्राइमरीली फोकस यही है कि सेविंग्स को उठाओ, उसको मोबिलाइज करो, उनको चैनलाइज करो इनटू प्रोडक्टिव आउटलाइन, यानी देखो पैसा अगर खाली बंदों के पास पड़ा वो कुछ नहीं देगा, अगर आप उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सो इससे इंडिविजुअल्स को एक चांस मिल जाता है कि वो शेयर्स और सिक्योरिटीज कंपनी में खरीद सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आया था जो 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर NABARD आया था, डेट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आया था नेशनल हाउसिंग बैंक जो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये चीज़ें आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। NABARD सुनो, NABARD से कुछ बहुत क्वेश्चंस आए वो सुनो। देखो NABARD दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरीली फोकस ये था असिस्टेंस जो देनी है उसको रीफाइनेंस करो, इंस्पेक्शंस कैरी आउट करो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, रीजनल रूरल बैंक्स की, और सब्सक्राइब करो उनकी शेयर कैपिटल और इन्वेस्ट करो सिक्योरिटीज को जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। यानी आप जो फाइनेंस ऑलरेडी आप दे रहे हो उस पर निगरानी रखो, अगर और ज़रूरत है तो और उनको रीफाइनेंस कर दो कि उनको आपको ग्रो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनकॉर्पोरेशन और बैंक्रप्सी लॉस। देखो जो इनकॉर्पोरेशन और बैंक्रप्सी लॉस है ये वो लॉस है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं। जो इनकॉर्पोरेशन लॉस है ये गवर्न करते हैं वो प्रोसेस जिससे आप एक बिजनेस एंटिटी को लीगली इस्टेब्लिश करते हो, जैसे कंपनी किस तरीके से बनानी है, क्या क्या गाइडलाइंस है, वो इनकॉर्पोरेशन लॉस ध्यान में रखते हैं। जो आपके बैंक्रप्सी लॉस है ये डील करते हैं उन लीगल प्रोसीजर्स और रेगुलेशन के साथ जो इंसॉल्वेंसी और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जब बिजनेस फेस करता है उसके साथ रिलेटेड है। यानी जब मंदी आएगी, जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा, इंसॉल्वेंसी होगी, तब क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, ये हमें बैंक्रप्सी लॉस बताएंगी। अब आगे चलो, ध्यान से सुनना। द टर्म दैट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी इज डीमोनेटाइजेशन। देखो 2016 में 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुई थी, यानी जब आप एक करेंसी का लीगल टेंडर छीन लेते हो, यानी उसका लीगल स्टेटस छीन लेते हो, दैट इज कॉल्ड द डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे आप लीगल टेंडर या स्टेटस आप करेंसी का छीन लेते हो, यानी अब आप उसको डिक्लेयर कर देते हो ये करेंसी की अब कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, एज आप इसको करेंसी अब मानोगे ही नहीं।
ये बेसिकली मेजर तब गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है जब उन्होंने ब्लैक मनी को, काउंटरफिट करेंसी को या नई ट्रांजिशन न्यू आप करेंसी पे सिस्टम पे शिफ्ट होना चाहते हो तब की जाती है, ठीक है। बाकी आपको इसके पता ही है, सभी को पता है, नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी 8 नवंबर को। क्या उसके आपको क्या लगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि यू हैव फेस्ड इन दैट इन रियल लाइफ। लास्ट क्वेश्चन आता है, अ रिडक्शन from the list price that is offered by a seller to buyer in payment for marketing function the buyer will perform is known as functional discount। बहुत ध्यान से सुनो, देखो जब a reduction होती है from the list price provided by a seller to buyer as a compensation for performing marketing function is known as functional discount। देखो एक सेलर है, जब एक कस्टमर सेलर से बाय करता है, यानी जो कस्टमर में एक सेलर है एक बायर है, जब एक बायर सेलर से बाय करता है, जब सेलर उसको एक लिस्ट प्राइस प्रोवाइड करता है, बट जब उस लिस्ट प्राइस में कुछ डिडक्शन की जाती है, रिडक्शन की जाती है ड्यू टू, आप ये कह लो उसने कुछ फंक्शंस ऐसे परफॉर्म करने हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्काउंट। अब ये जो रिडक्शन हो रही है ना लिस्ट प्राइस में, वो होती ही फंक्शंस के कारण है, तभी इसे फंक्शनल डिस्काउंट का नाम मिला। जो इसके बेसिस हैं बहुत है, स्पेसिफिक फंक्शन जो बायर परफॉर्म करेगा। अब देखो, अब ये जो फंक्शन सेलर ने, ये बायर ने परफॉर्म करने हैं। जैसे आप कह दो कि वो कह दे कि बायर कह दे मैं ट्रांसपोर्टेशन खुद कर लूँगा, मैं स्टोरेज खुद करवा लूँगा अपनी, ठीक है, यानी मैं स्टोरेज के भी पैसे दे दूँगा, मैं प्रमोशन आपकी दुकान की कर दूँगा। बड़ा सिंपल है, जैसे अब आप YouTube का ही देख लो, जैसे पेड प्रमोशंस होती हैं, यानी इसमें आप पैसा देते हो ना पेड प्रमोशन का, सेम थीम है। अगर बायर सेलर से चीज़ खरीदा तो बायर अगर कह देता भाई मैं तेरी दुकान की प्रमोशन करूंगा, यू शुड गिव मी 20% डिस्काउंट इन द लिस्ट प्राइस, वो दे देगा, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल डिस्काउंट। लास्ट चीज़ सुनो, उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखो जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विद अफेक्ट फ्रॉम 1995, डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो स्कीम है जो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिससे आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को, ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करते हो, उनको सॉल्व करते हो अगेंस्ट। अब ये कंप्लेंट्स हमेशा बैंक्स के अगेंस्ट होती है। अब देखो आप इन कंप्लेंट्स को कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस मैनर में सॉल्व करते हो। ये सारा काम बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम बताती है कि क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें लाई जाएंगी, कौन कौन आपकी जो कस्टमर्स की बैंक के साथ प्रॉब्लम्स है कौन उनके साथ डील करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 7 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कंप्लीट होती है, ठीक है जी।